बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 फाइबर मोडेम्स एंड रिपीटर। स्टूडेंट, ये लेक्चर आपका लोन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑलमोस्ट 25% आपका मिड यहाँ से आएगा। हम देखते हैं लैंड टेक्नोलॉजीज़। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि लैंड टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा सेम बिल्डिंग्स में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी कंपनीज़ होती हैं उनके ऑफिसेज़ एक दूसरे से दूर होते हैं। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस लिमिटेशन एंड लैंड डिज़ाइन। तो जो डिस्टेंस लिमिटेशंस थी उनको हम किस तरह से देखते हैं। लैंड टेक्नोलॉजी क्योंकि एक ही बिल्डिंग के अंदर होती है, तो उसकी जो हमारे पास डिज़ाइन की मैक्सिमम केबल लेंथ होती है वो भी फिक्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल जब ट्रैवल करता है तो वीक हो जाता है। अब हमारी जो एक्सेस मैकेनिज़्म है, जैसे हमारे CSMACD आ जाता है, टोकन पासिंग है, उनको प्रॉपरली काम करने के लिए डिले बहुत कम होना ज़रूरी है। यानी कि जो डिले का काम है ना वो बहुत कम होना चाहिए। ताहम ज़्यादातर केसेस में लैन को इसकी मैक्सिमम केबल जो होती है ना, मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत होती है। तो मिसाल के तौर पर एक कंपनी के लैन को दूसरी बिल्डिंग तक एक्सटेंड करना है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आम तार एक हद तक जा सकती है। अगर फासला ज़्यादा होगा तो एब्सोल्युटली हमारा करंट ड्रॉप कर जाएगा और सिग्नल पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा डिले आएगा, जिससे हमारा जो नेटवर्क है वो ख़राब हो सकता है। मिसाल के तौर पर, जैसे अगर आपके घर की जो पानी वाली मोटर का पंप है वो बहुत ज़्यादा पाइप लंबा हो जाएगा, तो क्या होगा, पानी का प्रेशर आगे तक सिग्नल ले जा नहीं सकता और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट, ऐसा आप लोगों ने शायद फिज़िक्स में भी पढ़ा हो कि जब भी हम अपनी फर्स्ट फ्लोर पर अगर हमने मोटर रखी होती है पानी वाली और हम फोर्थ फ्लोर पर अपने पानी की सप्लाई दे रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो प्रेशर होता है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई चीज़ लंबी जाती है, चाहे वो वायर हो चाहे वो पाइप हो, तो उसकी जो रेंज होती है वो अक्सर कम हो जाती है। तो जिस तरह हमारे जो ऊपर वाली बिल्डिंग में पानी पहुँचने में काफ़ी देर लग जाती है, सेम इसी तरह हमारी जो लैन की अगर वायर्स को लंबा कर दें तो हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं लैन एक्सटेंशंस। तो कई हमारे पास टेक्निक्स हैं। लैन मीडियम के साथ हम क्या करते हैं कि जो लैन मीडियम के साथ डायामीटर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक जो टेक्निक होती है ना उसके अंदर हम जो डायामीटर होता है उसे बढ़ा देते हैं। अभी किस तरह बढ़ाते हैं, इस मकसद के लिए हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो एडिशनल हार्डवेयर को इस्तेमाल करती हैं। लैन सिग्नल को लैन सेगमेंट के दरमियान रिलाई किया जाता है, जिसके नतीजे में हमारी मिक्स्ड टेक्नोलॉजी अपनी ओरिजिनल इंजीनियरिंग कंस्ट्रेन के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो क्या करता है, हमारी ऑप्टिकल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके लैन एक्सटेंशन को और भी ज़्यादा अच्छा कर देता है। कैसे कर देता है, अब हम ऑप्टिकल फाइबर की जो एक्सटेंशन है इसकी इमेज के साथ इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले है हमारे पास फाइबर मोडेम। तो हमारा जो फाइबर मोडेम होता है इसकी यहाँ पर तफसीलात लिखी भी हुई हैं कि हमारा फाइबर मोडेम क्या करता है, डिजिटल डेटा को पल्सेस ऑफ लाइट में कन्वर्ट करता है और फिर इसे ऑप्टिकल फाइबर पर ट्रांसमिट करवा देता है। जैसे ही इसने इसे लाइट ऑफ पल्स में कन्वर्ट किया, इसे इसने ट्रैवल करवा दिया हमारे ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। अब ये लाइट रिसीव करके दोबारा डिजिटल डेटा में भी कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर का मैकेनिज़्म है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक बहुत सक्सेसफुली एक्सटेंड कर जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर पर डिले बहुत कम होता है। जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो आसान सा कॉन्सेप्ट यही है कि हम कॉपर की तार की जगह शीशे की तार का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिग्नल लाइट की सूरत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये फाइबर ऑप्टिक्स से तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वेल नोन हैं, तो इसकी ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ हो रही है ना वायरिंग, वो फाइबर ऑप्टिक्स की ही है। अब इसकी मिसाल है, जैसे अगर आप किसी को दूर खड़े होकर आवाज़ दें तो थोड़ी दूर जाकर आपकी जो आवाज़ है वो बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन अगर आप इसकी तरफ लेज़र लाइट या टॉर्च मारें तो वो रोशनी बहुत दूर तक और बहुत साफ नज़र आती है। स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया भी होगा, वो जो रेड कलर की लेज़र लाइट होती है बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। तो यही हमारे पास एग्जांपल होती है फाइबर ऑप्टिक्स की। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिपीटर्स।
अब ये रिपीटर्स क्या होते हैं? जब हम कॉपर वायर पर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी जो ऊपर हमने पढ़ा ना तो ट्विस्टेड पेयर, तो वो हमारी कम्युनिकेशन होती है रिपीटर। कॉपर वायर के थ्रू होने वाली कम्युनिकेशन हमारे रिपीटर के यूज़ की वजह से होती है। इस हकीकत की बुनियाद ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल कॉपर वायर्स पर ट्रैवल करते हुए वीक हो जाते हैं। एक रिपीटर को सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने पढ़ा ना कि तार जितनी लंबी होती है हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उतनी कम हो जाती है। अब करनी तो थी ना हमने यूज़, कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि वहाँ पर हमें ये वायर यूज़ करनी पड़ती है। तो अब उसकी जो क्या कहते हैं उसकी वीकनेस होती है सिग्नल की, उसको ओवरकम करने के लिए हमने रिपीटर को इंट्रोड्यूस करवाया जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ये एक सेगमेंट से आने वाले वीकनिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और दूसरे सेगमेंट पर रीट्रांसमिट करवा देता है। ये हमारा अब नीचे यहाँ पर फिगर में आप देखें, एक जो रिपीटर होता है वो हमारी केबल लेंथ लिमिटेशन को डबल और जो हमारे दो रिपीटर्स होते हैं वो उसको ट्रिपल कर देते हैं। इसी तरह डिफरेंट सेगमेंट से अटैच होकर कंप्यूटर ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं जैसे वो सेम केबल से ही कनेक्ट हो रहे हों। और इसी वजह से अगर हमने ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगानी तो पुरानी ही तार को लंबा करना है तो हम क्या करेंगे, रास्ते के अंदर रिपीटर लगा देंगे जो सिग्नल को दोबारा बूस्ट करके आगे फेंक देंगे। बस आप यही समझें कि जहाँ पर हम फाइबर ऑप्टिक्स को क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी जो तमाम तर चीज़ें होती हैं उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम अपनी जो पहले से हमारी वायरिंग है जैसे कॉपर वायरिंग उन्हीं को हम उसे एक्सटेंड कर लेते हैं या फिर उसे बूस्ट कर लेते हैं रिपीटर्स लगाकर। अब देखें यहाँ पर डायग्राम में भी है कि हमने डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर देखें मैक्सिमम साइज़ इथरनेट सेगमेंट है हमारा और मैक्सिमम साइज़ इथरनेट, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन, इन दोनों कनेक्शन को हम मिला देंगे एक रिपीटर के साथ। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो एक लंबी सी हमारे पास तार आ जाएगी जिसके अंदर हमारा जो क्या कहते हैं उसे सिग्नल ड्रॉप होने का ख़तरा है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक और बात भी नोट करनी चाहिए कि हम सिर्फ रिपीटर लगाकर केबल लेंथ को अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें उतना नहीं बढ़ा सकते। इसकी अब वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि रिपीटर एक डिले पैदा कर सकता है और जो हमारा एक्सेस मैकेनिज़्म है जैसे हमारा CSMACD वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो काम नहीं करेगा ना। तो आपने ये याद रखना है कि अच्छी तो है, रिपीटर ऐड करने से फ़ायदा तो होता है लेकिन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फिर भी ये काम नहीं करता, फाइबर को तो फिर भी ये कम्पीट नहीं करता क्योंकि हमारा जो CSMACD है वो लॉन्ग डिस्टेंस जो लॉन्ग डिलेस है उस पर काम ही नहीं कर सकता। इथरनेट स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी दो स्टेशन 4 रिपीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द रिपीटर के हमारे कोई भी दो स्टेशन 4 रिपीटर से ज़्यादा सेपरेट नहीं हो सकते। ये आपका MCQs आपके क्विज़ में भी आता है और आपके जब आपका प्रैक्टिकल होता है ना स्टूडेंट तब भी आता है क्योंकि ये चीज़ आपके प्रैक्टिकल के साथ बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। ये वाली जो डायग्राम है ये हम इसके प्रैक्टिकल में ही देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर R1 लगा है यानी कि रिपीटर नंबर 1 है, इसने हमारी जो यहाँ नीचे से देखते हैं R3 हमारे फ्लोर वाले सेगमेंट के साथ लगा हुआ है। इसी तरह R जो 2 है वो हमारे सेकंड फ्लोर वाले के साथ और R3 हमारे थर्ड फ्लोर वाले के साथ लगा हुआ है। अब ये तीनों जो फ्लोर्स हैं, जो तीनों रिपीटर्स हैं, उनको हमने एक वर्टिकल सेगमेंट के साथ अटैच कर दिया। अब यही सेगमेंट हमारा एंड तक चला जाएगा। वही मिसाल जो आपकी जो स्ट्रीट के अंदर आपकी जो एरियाज़ के अंदर होते हैं, क्या कहते हैं उनको, ट्रांसफॉर्मर्स, तो ट्रांसफॉर्मर्स भी बिल्कुल इसी तरह काम कर सकते हैं। अगर आप इसकी छोटी सी एग्जांपल लें, अगर आप अपने दोस्त अगर आप एक बात अपने दोस्त के कान में बताएं और उसे आगे बताना चाहें तो हमारी जो फ़ोन बिल्कुल हमारी फ़ोन गेम्स की तरह, तो हर बंदे के सुनने और आगे बताने में कुछ वक्त लगेगा। अगर एक लाइन के अंदर 100% खड़े हो जाएं तो आखिरी बंदे तक मैसेज पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और इसी तरह हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। यही वजह है कि ना हम ज़्यादा नहीं कर सकते, बस हम 4 रिपीटर ही लगा सकते हैं। हमने जो खानों में बातें बतानी होती है ना वो मैक्सिमम अपने ग्रुप के दोस्तों तक ही महदूद रखते हैं, ना कि पूरे कॉलेज तक कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने फ़ायदे तो डिस्कस कर लिए,
अब कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात। तो हमारे जो रिपीटर्स के फ्रेम फॉर्मेट्स होते हैं उनको हमारा रिपीटर पहचानता ही नहीं है। सबसे पहला जो नुकसान है वो तो ये है कि रिपीटर डजंट रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट्स, ठीक है। दे जस्ट एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल। तो ये सिर्फ एम्पलीफाई करता है और क्या करता है, हमारे सिग्नल को रीट्रांसमिट करवा देता है। अगर किसी एक सेगमेंट में कोलिजन या एरर आ रहा हो तो रिपीटर उस एरर को एम्पलीफाई करके दूसरे सेगमेंट तक रीट्रांसमिट करवा देगा, लेकिन रिपीटर एक है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, एक डम डिवाइस है। इसमें कोई भी अपना दिमाग है ही नहीं कि वो चेक कर सके सिग्नल ठीक भी है या नहीं। इसका काम सिर्फ सिग्नल को ऊंचा फेंकना होता है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट, हमारे अगर आपको याद हो तो, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसमें दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी। जिस तरह सेकेंडरी का काम होता है ना कि उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल को जो हमारा उसको एम्पलीफाई करके उसकी लेंथ को बढ़ा देना, तो वही हमारा काम रिपीटर कर रहा होता है। तो इसका जो होता है ना सोचने समझने की सलाहियत वो बिल्कुल भी नहीं होती। अब बात आती है हमारी ब्रिजेस की। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज भी हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस ही होती है जो लैन को एक्सटेंड करके दो सेगमेंट्स में कनेक्ट कर देती है। और वो हमारे लैन के जो दो सेगमेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम दो NIC को इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम ट्रैफिक को लिसन करता है और फ्रेम फॉर्मेट को भी पहचानता है। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या आ गया कि रिपीटर हमारा है डम डिवाइस, लेकिन हमारा ब्रिज जो है वो क्या करता है वो हमारे फ्रेम फॉर्मेट को पहचानता भी है, प्लस वो उसको करेक्ट करके आगे फॉरवर्ड भी करता है। तो ये रिपीटर और ब्रिज का जो टॉपिक है आपका लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। मतलब ब्रिज एक समझदार डिवाइस है जो पहले डेटा को देखती है, पहचानती है, फिर उसे आगे पहुंचा देती है। अब ब्रिज हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही है जो पहले शनाख्ती कार्ड देखता है, तसल्ली करता है कि बंदा ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी का है या फिर पाकिस्तानी शहरी है, फिर वो बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में जाने की इजाज़त देता है। तो फ्रेम फिल्टरिंग हमने ऊपर भी पढ़ा था, फ्रेम फिल्टरिंग। अब हम बात करेंगे ब्रिज के अकॉर्डिंगली। तो एक ब्रिज जो होता है वो सबसे अहम काम सर अंजाम देता है, वो फ्रेम फिल्टरिंग करता है। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही एक ही सेगमेंट पर हो तो ये फ्रेम को दूसरे सेगमेंट पर फॉरवर्ड नहीं करता। ये फ्रेम दूसरे सेगमेंट पर तभी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगर वो इस सेगमेंट के लिए भेजा गया हो। तो अब याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि अगर दो हमारे पास क्या कहते हैं स्टेशंस हैं, सेगमेंट्स हैं, तो हमारा जो ब्रिज है वो हमेशा दोनों पर ही उसे फॉरवर्ड करेगा। नहीं, वो उसकी जो फॉरवर्डिंग स्पेसिफिकेशंस हैं उनको पहले देखेगा। एक फ्रेम दूसरे सेगमेंट पर तभी फॉरवर्ड किया जाता है जब वो उसी सेगमेंट के लिए भेजा गया हो। ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट को भी फॉरवर्ड किया जाता है। एक ब्रिज हर सेगमेंट के लिए एक लिस्ट बनाता है जो इस सेगमेंट के साथ जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके फिजिकल एड्रेस पर कंसिस्ट होती है। इसी तरह ब्रिज को ये भी पता होता है कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर किस सेगमेंट पर लगा हुआ है। और ज़्यादातर जो हमारे सेल्फ लर्निंग ब्रिजेस होते हैं वो इसी तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इम्पोर्टेंट एनालॉजी है वो यही है कि ब्रिज आर सेल्फ लर्निंग ब्रिजेस सून एज द फ्रेम अराइव्स। तो जैसे ही हमारे पास कोई फ्रेम आता है तो क्या होता है, जैसे एक फ्रेम हमने ब्रिज तक पहुंचाना होता है तो उसके हेडर से सोर्स एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे खुद ब खुद सेगमेंट की लिस्ट में ऐड करते हैं। इसी तरह ब्रिज अपनी जो एड्रेस लिस्ट होती है उसको बिल्ड अप कर लेता है। तो यहाँ पर जो नीचे आपको दिया गया है कि ब्रिज बूट्स किस तरह करता है। यू ने सेंड किया वी को, वी ने सेंड किया यू को, फिर यू ने सेंड किया जी को, जी ने कर दिया ब्रॉडकास्ट, फिर वाई ने सेंड किया वी को, फिर वाई ने सेंड किया एक्स को, एक्स ने सेंड किया डब्ल्यू को, और इस तरह डब्ल्यू ने सेंड कर दिया जी को। तो कुछ इस तरह से हमारे ब्रिजेस काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक तो लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इसकी जो ब्रिज की हमने ऊपर पढ़ा ना उसकी आसान सी मिसाल तो यही है कि एक समझदार पोस्टमैन की तरह सोचें। पहले दिन उसे किसी घर का नहीं पता होता, वो हर घर में जाकर पूछता है, ठीक है, वो होती है उसकी सेल्फ लर्निंग। लेकिन कुछ दिन बाद उसे सबके नाम याद हो जाते हैं, उनके सबके एड्रेसेस याद हो जाते हैं,
फिर वो डायरेक्ट उसी गली में ख़त फेंकता है या उसी घर में जाकर देता है जिसका उसके ऊपर नाम लिखा होता है। जैसे अब आप न्यूली फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी मदर की व्हाट्सएप देख रहे हैं, आपने उनकी रिसेंटली व्हाट्सएप यूज़ करना स्टार्ट किया, तो आपको नहीं पता कि किस नंबर से किसका नेम सेव हुआ है। जैसे ही 2-4 दिन आप लोगों को टेक्स्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि इस नेम से या इस नंबर पर कौन सा शख्स हमें मिलता है या किसको हमने मैसेज करना है। तो ये इजी सी एग्जांपल थी। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छा रहा होगा। दुआ में ज़रूर याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे एक कमेंट भी ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह।